नमस्कार। एनबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कोटद्वार पहुंचे और जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। साथ ही कोटद्वार में लोगों से उनके घर जाकर मुलाकात भी की। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को प्रभावित लोगों को आवश्यक सामान पहुंचाने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही सेना ने भी मदद का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के राजस्व अर्जन करने के साथ साथ खर्च में कटौती के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर राज्य संपत्ति विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि अब कोई भी अधिकारी जिसके पास एक से अधिक चार्ज है वह एक से अधिक वाहन इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। आपको बता दें कि सामान्य तौर पर अधिकारी जिन पर चार्ज है विभाग में अलग अलग तैनाती पर होते हैं, वहां से भी वाहन लेकर इस्तेमाल करते हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य के विकास में ही आवश्यक है कि एक एक पाई का सही इस्तेमाल हो, लिहाजा यह फैसला लिया गया है। प्रत्येक माह राजस्व अर्जन की समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही है। देखिए, लगातार कल भी हमने जो राजस्व प्राप्ति है और उसके विभिन्न विभागों से जो हमको आय होती है उसको लेकर हर महीने में हम एक बैठक कर रहे हैं। और अभी तक जो हमने लक्ष्य रखा गया है पूरे साल भर का, उसका 4 महीने में 1/4 जो आय है वो हमको प्राप्त हुई, राजस्व की प्राप्ति हुई है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है, जहाँ हम आय के बहुत सारे साधन बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार सभी से अनुरोध भी कर रहे हैं, वहीं इस दिशा में चूँकि अनावश्यक रूप से जो फिजूल खर्ची है वो चाहे जिस रूप में भी है लंबे समय से चली आ रही है, उन सभी को रोकना भी चूँकि हमारे राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा नवोदित राज्य है और बहुत सारे विकास के अभी हमको रास्ते तय करने हैं, लंबा सफ़र तय करना है, तो उसमें सभी का सहयोग हमको चाहिए। इसमें चाहे वो हमारे सरकारी कार्मिक हों या अन्य विभागों में काम करने वाले हों, जिस तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि एक एक पाई बचाएंगे तो निश्चित रूप से उससे जो है बड़ा काम हमारा होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर देवभूमि के लोगों को लिखा कि मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आप सभी प्रदेशवासियों और पर्यटकों से अनुरोध है कि अनावश्यक यात्रा से बचे। जिला प्रशासन और एसडीआरएफ को 24 घंटे अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। स्वयं भी संबंधित अधिकारियों से संपर्क स्थापित कर प्रत्येक परिस्थिति की मॉनिटरिंग कर रहा हूं। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए गुरुवार रात बीजेपी उत्तराखंड पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि 3 उम्मीदवारों का पैनल बनाकर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा गया है, जिसे भी पार्टी प्रत्याशी बनाएगी सभी लोग उसके साथ प्रचार में जुट जाएंगे। चूँकि बागेश्वर का उपचुनाव होना है और उस उपचुनाव के लिए जो संभावित नाम आए हैं उस पर चर्चा हुई है और एक पैनल बनाकर केंद्रीय जो चुनाव समिति है उसको भेजा जाएगा और उसके बाद ही जो है वहाँ से जो भी नाम फाइनल होकर आएगा उस पर काम होगा। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में भारी से अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और कहा है कि सभी अधिकारी अलर्ट के दौरान सतर्क भी रहें। प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी मौसम का ध्यान रखने की जरूरत है। अगर जरूरी नहीं हो तो खराब मौसम के दौरान अपनी यात्रा को भी आगे के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में सभी क्षेत्रों पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने तैनात की गई है। साथ ही आपदा प्रबंधन तंत्र भी सभी जगह अलर्ट मोड पर काम कर रहे हैं। 48 घंटे 72 घंटे से लगातार जिस प्रकार से मानसून की सक्रियता है, जिस प्रकार से मौसम विभाग की चेतावनी है और अगले कुछ दिन भी लगातार
मौसम विभाग का अलर्ट है, इसलिए हमने सभी से अनुरोध किया है और जो हमारे बाहर से आने वाले लोग हैं, हमारे तीर्थ यात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सभी से हम ये अनुरोध पहले से भी करते आए हैं, फिर से उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि मौसम की ठीक प्रकार से जब तक जानकारी न हो जाए, ठीक प्रकार का मौसम न हो, तो अपनी यात्रा तभी जारी करें जब मौसम विभाग मौसम के बारे में सही जानकारी दे। इसके अलावा जो हमारे आपदा के क्षेत्र हैं, उन आपदा के क्षेत्रों की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। वहाँ पर जो यथासंभव सहायता है, उस सहायता को कर रहे हैं प्रशासन और हमारे दूसरी संस्थाओं के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना के लोग भी लगातार हमारे संपर्क में हैं। जहाँ पर जैसी ज़रूरत हो रही है उनको भेज रहे हैं। हमारा प्रयास है कि इस आपदा के समय में हम, चूँकि आपदा को रोक तो नहीं सकते, लेकिन आपदा के बाद जो नुकसान हो रहा है, जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, वो देहरादून के एक निजी होटल में जैविक खेती और सेब की अति सघन बागवानी को लेकर एक दिवसीय कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। उद्यम खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा आयोजित इस गोष्ठी में प्रदेश भर के सैकड़ों किसानों ने प्रतिभाग किया। इस गोष्ठी में किसानों ने अपनी समस्या और सुझाव कृषि मंत्री गणेश जोशी के सामने रखे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार जल्द ही किसानों के लिए एक नई पॉलिसी लाने जा रही है, जिसके लिए जिस गोष्ठी का आयोजन किया गया है, इस गोष्ठी में मिले सुझाव को लेकर सरकार नई पॉलिसी लागू करेगी। साथ ही राज्य में सेब उत्पादन के बढ़ावे को लेकर और किसानों को सेब का समर्थन मूल्य को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही किसानों की इन समस्याओं का निदान करेगी। साथ ही वहीं दूर दराज से आए किसानों ने कहा कि पहाड़ों में खेती के साथ साथ सबसे बड़ी समस्या ट्रांसपोर्ट की है। ऊंचे पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक अपनी फसल को पहुंचाना बहुत ही कठिन काम है। का पौधा किसानों को ये दिया जाता था, कहता साहब पेड़ को आप लगाएं। हमने पूरे प्रदेश के 29 किसानों को यहाँ पर बुलाया और उसके बाद जो उनकी राय, उसके अनुसार हमने पौध वितरण किए। हमने इस बार 12 लाख से अधिक पौधों का वितरण हमने किया है और आज हम अपने एप्पल की पॉलिसी बनाने जा रहे हैं। तो हमने कहा कि जिन लोगों के लिए हम पॉलिसी बना रहे हैं उनकी राय भी इसमें शामिल होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल रूप में जमीन पर ये काम करती है, इनकी क्या दिक्कतें हैं। आज पूरे प्रदेश के 250 के लगभग इस क्षेत्र के किसानों को हमने यहाँ पर बुलाया है। उनके सुझाव हम एकत्रित कर रहे हैं और उनको समाहित करते हुए हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे और ये हमारा संकल्प है। अभी मैं जब नैनीताल दौरे पर अल्मोड़ा गया और जो हमारी एप्पल की बेल्ट में मैं गया, 2 साल के अंदर वहां पर हमारा उत्पाद लगभग दुगना हो गया। जब मैंने अपने एमडी मंडी से पूछा, उन्होंने कहा साहब अभी भी इनके पास लगभग सेब बाकी है, क्योंकि आज प्रकार की वैरायटी आ रही है। पहले सेब जो है 6 साल में, 8 साल में फल दिया करता था और आज इन वैरायटीज का जो नई वैरायटी जो आ रही है उसका फल 2 साल में आ रहा है। इसलिए आज किसान इस हो रहा है। कुछ सुझाव आए कि जो हमारा जो एमएसपी है, लेकिन मुझे भी कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आज जो हमारा सी ग्रेड के दाम है, हिमाचल अब बढ़ाया है, हमारा 1 रुपया ज्यादा है। अब इन्होंने ए ग्रेड और बी ग्रेड की बात की है, हम उस पर भी विचार करेंगे और 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हमारा संकल्प है कि एप्पल के क्षेत्र में हमारा उत्पाद दुगना होगा। इस प्रकार का उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लोगों के विचार आ रहे हैं और इसके लिए हम
मार्केटिंग के लिए अलग से हम व्यवस्था कर रहे हैं कि हमारा एप्पल का अपना ब्रांड बने, क्योंकि आज हमारा हर्षिल का सेब, तो हर्षिल का जो सेब है इसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है। तो मैंने अपने डीजी साहब से कहा है, आपने कहा कि हम उसके लिए अलग पेटी बनाएंगे, क्योंकि आज देखने में ये आता है कि हिमाचल और कश्मीर पहले से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और आज हमारा ही किसान दाम ज्यादा देने के चक्कर में हिमाचल की पेटी लाकर अपना से बेचता है। लेकिन आने वाले समय में हमारा अपना ब्रांड होगा, हमारा अपना नाम होगा, और एप्पल के क्षेत्र में हम जैसा कि मैंने कहा अपने उत्पाद को दुगना करेंगे, और आज के मंथन से जो निकल कर आएगा उसको हम अपनी पॉलिसी में। समस्या एक तो ट्रांसपोर्टेशन की होती है। हम लोग आते हैं बहुत दुर्गम क्षेत्रों से, क्योंकि सेब नीचे तो होता नहीं है, सेब ऊपर ही मतलब काफ़ी हाइट पे होता है, तो मेन वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है। दूसरा फिर हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज वगैरह इनकी कोई सुविधा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन हमें बहुत मार जाता है उधर, और फिर मैन पावर। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष राहुल चिमवाल के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस बीच बुद्ध पार्क में सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला दहन किया गया। दरअसल ये प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के निलंबन को गलत ठहराते हुए किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार में अभिव्यक्त की आजादी को खत्म कर दिया है। कांग्रेस नेताओं से डरकर केंद्र सरकार ऐसे पैंतरे आजमा रही है। वहीं विधायक सुमित हदवेश ने कहा कि केंद्र सरकार हर वह दमनकारी कदम उठा रही है जो एक तानाशाही सरकार उठाती है। राहुल गांधी जी ने अडानी जी की फोटो दिखाई, अडानी जी का नाम लिया, भयभीत होकर भूकंप आ गया, संसद की कार्रवाई म्यूट कर दी जाती है, सदस्यता आनन फानन में निकाल दी जाती है, उनको निकाल दिया जाता है उनको संसद से। और फिर सुप्रीम कोर्ट का हम बहुत विशेष गहराई से दिल की आभार करते हैं कि उन्होंने संविधान का संरक्षण करा और उनकी सदस्यता बहाल हुई। अब अधीर रंजन चौधरी जी को निलंबित कर दे रहे, तो इनको क्या लग रहा है इनके निलंबन से, और जिस तरह से तानाशाही रवैया ये रख रहे हैं, मणिपुर की हिंसा पे कोई विषय नहीं रख रहे। मणिपुर के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं एक शब्द नहीं बोलते सदन में अपने राज्य में जो उनकी हिंसा हो रही है। अरे दम होता, आत्मा जागी होती तो वही दो खड़े होके बात रखते, वास्तविकता रखते देश के सामने। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये गुलामी करवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में चाहते हैं कि चाहे देश की जनता हो, चाहे इनके सांसद हो, चाहे इनके कार्यकर्ता हो, एक गुलामी चाल से, गुलाम की सोच से चलें। और आज़ाद भारत की लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने सबसे बड़े बलिदान दिए वो हमारे पूर्वज थे, कांग्रेस पार्टी के लोग थे। हमारी सोच हमेशा ये है कि बलिदान चाहे कितना बड़ा देना हो, देश की आज़ादी की लड़ाई, देश के संविधान का संरक्षण। जब हमारे विपक्ष के नेता वहां पर अपनी बात बोलते हैं, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता और उनकी संसद सदस्यता को निलंबित कर दिया जाता है। और आपकी स्मृति ईरानी जी कैसे गैर मर्यादित बयान दे रही हैं एक परिवार के ऊपर जिन्होंने इस देश को प्रधानमंत्री दिया। आपने आज हमारा विरोध इस बात का है कि जो हमारे अधीर रंजन चौधरी जी हैं, जो लोकसभा में हमारे विपक्ष के नेता हैं, आपने उनकी सदस्यता निलंबित कर दी। आपने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति के नाम पर, वो अभिव्यक्ति के नाम पर अपनी बात कह रहे थे। और सबसे बड़ी बात, जब लोकसभा के अध्यक्ष महोदय ने संसद की कार्रवाई से उनके शब्द को हटा दिया तो निलंबन किस बात का? कैसा आचरण है आपका? क्या कर रहे हैं आप? और आप लोकतंत्र में लोक अभिव्यक्ति को कब तक दबा पाए? देहरादून विकास प्राधिकरण की ISBT स्थित रामिका मॉल और बड़ा बस अड्डा संचालन की मुहिम को बड़ी सफलता मिली है। जी हाँ, बिल्ट, ऑपरेट और ट्रांसफर मोड पर इस निर्माण को अब MDDA चलाना चाहता था ताकि इलाके को विकसित करके लोगों को और बेहतर सुविधा देने के साथ साथ अच्छा रास्ते भी हासिल किया जा सके। लेकिन MDDA के इस निर्णय के खिलाफ कंपनी कोर्ट चली गई थी। कंपनी को कोर्ट से भी झटका लगा है और अदालत में MDDA का पक्ष सही पाया गया है। इस पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि ISBT पर
DDA यूनिट मॉल का निर्माण कर संचालन करेगा। राजेश्वर जन के साथ ही देश विदेश से आने वाले लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है। मौजूदा समय में यहाँ के हालात बेहतर नहीं हैं और लगातार शिकायतें भी मिल रही थी। सुधार सही थी ना, काम सही था, शिकायतें थी। आप लोग जब उसको टेक ओवर करने गए तो कानूनी कंडे अपनाने लगे, हालांकि संचालन आपको ही करना। आज अदालत से भी कुछ फैसला हुआ है, वो रिट में गए थे, तो कितना आसान हो गया है DDA के लिए ISBT को चमकाना, क्योंकि ठीक बराबर में आपका HIG का बड़ा प्रोजेक्ट। देखिए, प्राधिकरण की नज़र से अगर देखें तो प्राधिकरण की लगभग हमने कल बैठक किया था, तो 1.5 करोड़ की प्रति माह उससे आमदनी होगी और उसको हम लोग और व्यवस्थित कर रहे हैं। और उसका जो सौंदर्यीकरण है उसको बदलने के लिए, उसके फसाड को बदलने के लिए इसको यूनिटी मॉल का रूप दिया जा रहा है। उसके लिए अब हमने आर्किटेक्ट्स जो हमारे इंडिपेंडेंट है उनको काम दिया हुआ है, उसको यूनिटी मॉल के रूप में बदल करके कैसे हम और इसे आय अर्जित कर सकते हैं, तो उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और माननीय न्यायालय ने आज फैसला जो है प्राधिकरण के पक्ष में दिया है। निश्चित फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में बारिश ने आफत मचा रखी है। इसी कड़ी में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित शिवपुरी के पास गुल्लर पुल में लगी सड़क भारी बारिश से चलते बह गई, जहां पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। बता दें कि लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं बॉर्डर गिरने की सूचना है तो कहीं आफत की बारिश से जल भराव से कोहराम मचा हुआ है। आबकारी विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर चंद्रभागा में लाई गई शराब की 150 पेटियां पकड़ी है। शराब की पेटियां पिकअप लोडर वाहन में छिपाकर लाई गई थी। ड्राइवर को आबकारी विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। वहीं पूछताछ करने के बाद ड्राइवर को न्यायालय में पेश करने के लिए भेजा जाएगा। वहीं बता दें कि तीर्थ क्षेत्र ऋषिकेश में शराब की अवैध खेप आबकारी विभाग की टीम ने चंद्रभागा से पकड़ी है। शराब की 150 पेटी लोडर वाहन में छिपाकर लाई गई थी। आबकारी विभाग ने शराब की पेटियां जब्त कर ली है। शराब तस्करी करने के आरोप में वाहन के चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्करी में इस्तेमाल वाहन को कब्जे में लेकर सीज कर दिया गया है। आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर की प्रेरणा बिस्ट ने बताया कि ड्राइवर का नाम विजेंद्र धीमान है और वह रूषा फार्म श्यामपुर ऋषिकेश का रहने वाला है। शराब की अनुमानित कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पूछताछ में विजेंद्र धीमान ने शराब देहरादून से लाने की बात कही। कि चंद्रभागा में एक गाड़ी खड़ी है और जिसमें से माल उतार के वो भागने की फिराक में है। तो कंबाइंड हमारी टीम गठित की गई और छापेमारी की गई। जो गाड़ी है उससे हमें 150 पेटी जाफरान की बरामद की है हमारे द्वारा। और एक अभियुक्त जो ड्राइवर है उसमें, उसका नाम विजेंद्र सिंह धीमान गुमानी वाला का निवासी है, उसको गिरफ्तार।